अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर भीमताल में पिंडरो मलुआताल में गुलदार की दहशत बनी हुई है। यहां एक हफ्ते में 2 महिलाओं को गुलदार ने अपना निवाला बनाया। पिंडरो के डोब गांव में घास काट रही महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसके बाद में महिला की मौत हो गई। इससे पहले मलुआताल में एक महिला की गुलदार के हमले से मौत हो गई थी। गुलदार इलाके के लिए खतरा बढ़ा रहा है और ग्रामीणों में रोष भी है। तो वहीं लोगों ने वन विभाग से आदमखोर के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। रामनगर के कई क्षेत्रों में इन दिनों बाघ का डर बना हुआ है। पटवानी की एक महिला को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से वहां डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पटवानी के बच्चे स्कूलिंग के लिए ढेला इंटर कॉलेज पर निर्भर है। ऐसे में डरे सहमे बच्चे अब वन कर्मियों के साथ में बंदूक के साए में स्कूल जा रहे हैं और वहां से घर भी बंदूक के साए में ही वापस आ रहे हैं। वन कर्मी बंदूक से लैस होकर बच्चों को स्कूल छोड़ने रोज जाते हैं ताकि रास्ते में बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि स्कूल का रास्ता जंगल वाला है और बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है। शनिवार को ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला गेट पर धरना प्रदर्शन किया, जिसके चलते पर्यटक करीब 1 घंटे देरी से पार्क भ्रमण पर जा सके। दरअसल हाथीडगर और ढेला रेस्क्यू सेंटर के पास में बाघ के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉर्बेट प्रशासन इस बाघ को पकड़ने की कोई कवायद नहीं कर रहा है, जबकि ग्रामीण बाघ के डर से कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। लगभग 15-20 दिनों से हाथीडंगर और पटरानी के बीच में एक बाघ का आतंक चल रहा है, जिसने 2 लोगों की हत्या कर दी, 2 महिलाओं को मार दिया। लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने और पश्चिमी वन ट्राइब ने अभी तो उन्हें पकड़ा नहीं है, लेकिन हम बार बार उनसे डिमांड करें आप उन्हें पकड़ो। आज मजबूरन होकर हमें कॉर्बेट नेशनल के ढेला गेट पर यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। ग्रामवासियों से बात किया है, उनका जो भी डिमांड्स था उसको हम सुने। जो भी हमारे स्तर से हो सकता है, जैसे कि वहाँ पे सोलर फेंसिंग बढ़ाने के लिए बात हुई थी और जैसे कि उनके साथ पेट्रोलिंग करने की बात हुई थी, वो सब बात हमने स्वीकार किया है। हमने हमारे स्टाफ को भी आदेशित कर दिया है कि जैसे ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे इनका सोलर फेंसिंग ठीक करा दिया जाए। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार ठंड में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी जमना शुरू हो गया है। वहीं जोशीमठ ओली सड़क पर पाला जमने से गाड़ियां फंस रही हैं। पाला गिरने से कई गाड़ियां फिसल रही हैं। पाले में एक कार फिसल गई और सड़क से नीचे उतर गई। गनीमत ये रही कि कार खाई में नहीं गिरी, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पाले से कैसे सफेद हो गई है, जिससे कि सफर करना खतरनाक बना हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पारा लगातार नीचे आ रहा है और ऐसे में बर्फबारी भी हो रही है और सफेद पाला सड़कों पर देखा जा रहा है। तस्वीरें आप दोनों देखिए और इसके चलते फिसलन भी बढ़ती जा रही है और ऐसे में कल एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि जो सफेद कार आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो पाले के चलते फिसल गई थी। ओली जोशीमठ मोटर मार्ग पर एक बार फिर से आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे पाला जमना शुरू हो गया है और जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार जो शीत लहर है वो बढ़ती चली जा रही है और उसकी वजह से अब इस सड़क मार्ग पर एक बार फिर से पाले की मोटी परत जम रही है। आप देखिए जो सेना के वाहन है वो किस तरीके से यहाँ पे फिसल गया था और उसे अब मुश्किल उसको यहाँ से हटाया गया है। नगर पालिका की ये गाड़ी ओली जा रही है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि पाले की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रही। और आप दूसरी तरफ देखिए जो पर्यटक ओली जा रहे हैं, अब उनके वाहन भी यहाँ पे फंसे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पे हम देख रहे हैं जो पर्यटक हैं वो ओली जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाले की वजह से एक बार फिर से वो यहीं रास्ते पर फंसे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो ठंड है पहाड़ों में वो एकदम से बढ़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी पहाड़ों में लहर का पूर्वानुमान जो जताया है वो सही तरीके से साबित हो रहा है। कुछ लोग भी यहाँ पे हैं सैलानी। जी भैया, कहाँ से आए हैं आप लोग और कहाँ की तरफ जा रहे हैं? जी, हम देहरादून से आए हैं और यहाँ ओली ट्रिप के लिए आए हैं जी। और
जो ये आप सड़क देख रहे हैं पाला जम गया, तो कितनी मुश्किल हो रही है इस पे गाड़ी ऊपर चढ़ाना? अभी काफ़ी, जैसे कि हम अभी ऊपर आ रहे थे तो जैसे जैसे हम हाइट पे जा रहे हैं तो यहाँ की स्नो, मतलब इतने से कम स्नो में भी गाड़ी है जो फिसल रही है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मैं भी आगे जो इधर होगा वो और स्नो फॉल होगा तो और भी डिफ़िकल्ट रहेगा आगे चढ़ने के लिए। जी क्या नाम है आपका, कहाँ से? अजय यादव देहरादून से। जी गाड़ी चढ़ाने में कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत मुश्किल हो रही है सर, आगे तो गाड़ियाँ जा ही नहीं रही है, आगे ट्रक भी फंस गया है, इससे यहाँ से ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। पैदल तो गाड़ी ले जाना बहुत खतरा है यहाँ से ले जाना। अभी तो मौसम पहाड़ों में बदला नहीं है, लेकिन उससे पहले ही जो ये इस तरीके की कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं पाला जमना शुरू हो गया है। अल्मोड़ा का हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम पिछले 1 साल से निर्माणाधीन है, लेकिन अभी भी निर्माण अधूरा पड़ा है। अब खेल प्रेमियों ने निर्माण एजेंसियों और विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी एकता बिष्ट, लक्ष्य सेन समेत कई खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं दुनिया में भी नाम रोशन किया। अब वही स्टेडियम निर्माण के नाम पर पिछले 1 साल से बंद है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं खेल प्रेमियों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निर्माण में देरी के लिए नाराजगी जताई और आंदोलन की बात भी कही। तो निराशाजनक है स्टेडियम का जो कार्य पद्धति है और जिस प्रकार स्टेडियम में काम हुआ है। हमारी सरकार द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपया स्टेडियम के लिए दिया गया और उसके बाद भी किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य स्टेडियम में नहीं दिखाई दे रहा है जिससे हम कह सकें कि स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम बनाने का प्रयास किया गया। इसमें हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की फोटो थी वो हटा दी गई। डीएम ने जब खुद स्टेडियम का निरीक्षण किया तो कई खामियां पाई और जल्द ही निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों को बुलाकर सब कुछ ठीक करने की बात भी कही। देखिए, इसमें कार्यदायी संस्था जो है, क्योंकि ये देहरादून बेस्ड है और अभी तक ये हमसे आके इसमें मिली भी नहीं है, उसने अपनी रिपोर्टिंग भी नहीं की है। तो जैसे ही हमारे स्पोर्ट्स अधिकारी आते हैं, कार्यदायी संस्था को बुलाया जाएगा और इनकी डिटेल समीक्षा की जाएगी कि कितने समय में ये स्टेडियम को हेड कंप्लीट कर दे देंगे और क्या इनकी गुणवत्ता है और किस तरह की कार्रवाई ये कर रहे हैं। सरकार ने अल्मोड़ा की प्रतिभाओं को निखारने के लिए करोड़ों का बजट दिया, लेकिन निर्माण एजेंसी और विभाग की लापरवाही से खिलाड़ी नाराज हैं। उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए मैदान नहीं मिल पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पौड़ी जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखे एक शव को चूहों ने बुरी तरह से कुतर डाला। ये शव नौगांव खाल एकेश्वर में सेवारत ग्राम विकास अधिकारी राहुल उप्रेती का था, जो कि कोट ब्लॉक का निवासी था। राहुल उप्रेती की तबीयत अचानक बिगड़ने पर राहुल की पत्नी जब नजदीकी अस्पताल पहुंची तो अस्पताल ने राहुल को मृत घोषित कर दिया और फिर पोस्टमार्टम के लिए राहुल के शव को जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां अव्यवस्थाओं के कारण मोर्चरी में रखे एक शव को चूहों ने इस कदर कुतर डाला कि शव को पहचान पाना भी परिजनों के लिए मुश्किल हो चुका है। वहीं इस पूरे मामले में एडिशनल सीएमओ रमेश कुमार ने बताया कि मोर्चरी का दरवाजा खराब होने के कारण चूहे शव को कुतर पाए थे और उन्होंने ये भी बताया कि दरवाजे को सही करवाया जा रहा है, जिससे कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। वहाँ पे जो पोस्टमार्टम का दरवाज़ा था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो उसमें गैप था, तो जिस वजह से चूहे वहाँ पर अंदर घुस गए और थोड़ा सा नुकसान पहुँच गया। तो अभी दरवाजे ठीक करने के आदेश दे दिए गए एवं वहाँ पर लगातार रैट किलर का प्रयोग करने के लिए भी कह दिया गया है। मैंने उस टाइम इन लोगों को कह दिया कि आपके जो ये डीप फ्रीज है इसमें तो लॉक ही नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार कि आपकी इतनी बड़ी लापरवाही है। मैंने आपका डीप फ्रीज सिस्टम इस वजह से हो रखा है आपका कि डीप फ्रीज होने के बाद भी डीप फ्रीज खराब चल रहा है। बोर्ड ये हाल है कि उनका फेस बिल्कुल जो हमारा भाई है उसका फेस जो चूहों से बिल्कुल कुतरा गया है। पौड़ी में सर्द मौसम के बावजूद भी केंद्रीय विद्यालय के छात्र और स्कूल प्रशासन को पेयजल संकट से इन दिनों दो चार होना पड़ रहा है। पेयजल संकट की इस समस्या से छात्रों और स्कूल स्टाफ बीते 15 दिनों से परेशान है। आलम यह है कि स्कूल प्रधानाचार्य स्कूल से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक जल स्रोत से पानी भरकर अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंच रहे हैं, जिससे कि छात्रों की प्यास कुछ हद तक बुझ पा रही है। इस समस्या से जूझ रहे स्कूल स्टाफ और छात्रों को पेयजल किल्लत से निजात दिलाने की मांग स्कूल प्रधानाचार्य ने जल संस्थान से की है।
जिस पर जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि स्कूल को जाने वाली पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने से समस्या हो रही है और जल्द ही पेयजल लाइन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं छोटे बच्चों की बोलूँ तो उनको यूरिनल वगैरह में जो है ना सफाई नहीं हो पा रही है, जिससे कई सारी बीमारियाँ भी बच्चों को हो सकती हैं। हाथ धोने के लिए दिन में जो है ना लंच पीरियड होता है, उस समय उनको पानी की जो है ना समस्या आ रही है। इवन देन यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स है, स्टाफ क्वार्टर में जो है ना टीचर्स को नहाने के लिए पानी नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है। हमारी कैंटीन है, कैंटीन में भी जो है ना टीचर्स वगैरह बच्चे वगैरह सब कुछ खाते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे हम जूझ रहे हैं। पानी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जो है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ से जो है ना जरकीन में भर करके सब जिनके पास अपनी गाड़ी है या मतलब उसी ढंग से जो है ना पानी को यहाँ पे लाया जा रहा है। तब वो जो है पौड़ी में पानी की सप्लाई आंशिक रूप से हो रही है। विभाग के फिल्टर द्वारा लाइन का फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। संभवतः कल तक पानी की सप्लाई सामान्य कर दी जाएगी। देहरादून में इन्वेस्टर समिट का समापन हो गया है, जिसमें करीब 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए। साथ ही हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की भी ग्राउंडिंग की गई। समिट के समापन पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में निवेश सबसे मुफीद है, क्योंकि ये सबसे शांत और सुरक्षित प्रदेश है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन पीएम मोदी शामिल हुए, तो दूसरे और आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अमित शाह ने उद्यमियों को संबोधित किया और उत्तराखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि भी है और भ्रष्टाचार मुक्त शासन भी है, जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे जरूरी है। पूरे भारत में सबसे शांत और सुरक्षित राज्य अगर कोई है तो हमारी देवभूमि है, हमारा उत्तराखंड है। इसकी कानून और व्यवस्था पूरे देश में सबसे कम अपराध दर वाले राज्यों में से एक राज्य उत्तराखंड है और यहाँ पर औद्योगिक संघर्ष 0 है। औद्योगिक संघर्ष के कारण, हड़ताल के कारण कम से कम मानव दिन की क्षति जहाँ पर हो, ऐसा राज्य उत्तराखंड है। और इसके साथ साथ 30 पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी ड्रिवन स्टेट भी बन चुका है। और मैंने जैसे पहले कहा, पारदर्शिता अब उत्तराखंड का स्वभाव बनी है। आपको कभी भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना पड़ेगा। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड में लगातार निवेश बढ़ रहा है और आगे चलकर पहाड़ी राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि निवेश टारगेट से कहीं ज्यादा हो चुका है। पहले उत्तराखंड आया तब श्री धामी ने मुझे समझाई, तब मेरे मन में भी एक हल्का सा डाउट था, मगर धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने? तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं। मैं धामी जी के नेतृत्व में समग्र उत्तराखंड के प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सीएम धामी ने निवेशकों को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड में निवेश के लिए बेहतर माहौल है और डेस्टिनेशन उत्तराखंड आपके स्वागत के लिए तैयार है। मैं उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वेड इन इंडिया मूवमेंट को लीड करने के लिए उत्तराखंड तैयार है। उन्होंने इस मंच से एक बात और कही थी कि सभी भारतीयों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग, उन्होंने कहा कि ये तो शादियां विवाह आसमान में तय होते हैं, लोग आज विदेशों में जा रहे हैं। मैं सबसे कहूंगा कि जो देवभूमि है, जो भगवान की भूमि है, उस भूमि में अपनी वेडिंग करें, अपनी परिवार की शादियां करें। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए कोटि से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने जो हम पर विश्वास
व्यक्त किया है उस पर हम पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट काफी सफल माना जा रहा है, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हुए और उत्तराखंड में अपने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए हामी भरी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। इन्वेस्टर समिट के बाद में सरकार का प्लान 5 करोड़ से ज्यादा के एमओयू के लिए निवेश मित्र इन्वेस्टर सरकार के बीच ब्रिज का काम करेगा। हर डिपार्टमेंट में नोडल अफसर बनाया गया है। एमओयू की लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे और सरकार ने इन्वेस्टर के लिए पोर्टल के जरिए भी इन्वेस्टर देख सकते हैं कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट अब कहां तक पहुंची है। तो इन सभी एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए भी अब काम किए जा रहे हैं और नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा एक पोर्टल भी बनाया गया है जिसके जरिए इन्वेस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। देहरादून ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर सीएम धामी की तारीफ की, उनके काम करने के तरीके की तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विकास ही धामी सरकार में हुआ है। रिपोर्ट देखिए। मौका था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का और यहां मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्योगपतियों को तो उत्तराखंड आने का न्योता दिया, साथ ही भरोसा भी दिया। लेकिन यहीं पर अमित शाह ने खुलकर मुख्यमंत्री धामी और उनकी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारों में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा काम हुआ और उसमें भी धामी सरकार अब तक की सबसे सफल सरकार है। तरीके से देखता हूं, मैं आज बेझिझक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री काल में उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा प्रगति करने का काम किया है। और ये प्रगति ऑल अराउंड प्रगति, हर क्षेत्र के प्रगति, चाहे 4 धाम यात्रा हो या फिर उत्तरकाशी का टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, अमित शाह ने हर मोर्चे पर सीएम धामी की तारीफ की। धामी जी, मैं आज निसंकोच कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व के प्रयास ने ही 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। पूरा देश चिंतित था, पूरा देश सोच रहा था क्या होगा इस श्रमिक भाइयों का। इतने दिन तक रास्ते नहीं निकलते थे और बीच में एक के बाद एक व्यवधान आते थे, मगर बड़े धैर्य पूर्वक अंदर उनका मोरल बूस्टिंग करने के प्रयासों सहित मैं बारीकी से देख रहा था पूरी चीज को। प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर भी कर रहे थे, मगर इसका एग्जीक्यूशन धामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी केंद्र से मिलने वाले सहयोग और मदद के लिए आभार जताया और कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उत्तराखंड का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहाँ पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई। वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी, उन सभी का आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा। देहरादून के सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद उत्तराखंड सरकार का अगला टारगेट केंद्र के साथ सहयोग करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को धरातल पर उतारना है और केंद्र से मिली तारीफ के बाद धामी सरकार जल्द ही इसे पूरा करने की बात भी कह रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री के स्कोप पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार को डेवलपमेंट का संदेश दिया। ऐसे में अब धार्मिक पर्यटन के टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी डेवलप करने की कवायद तेज हो गई है। इसमें वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन देने को तैयार है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब तक सरकार का पूरा ध्यान धार्मिक पर्यटन पर था, लेकिन अब उन एरिया पर भी काम किया जा रहा है जो पर्यटन के लिहाज से डेवलप किए जा सकते हैं। प्रदेश में ऐसा कई एरिया है जहां पर्यटन के लिहाज से काम किया जाए तो टूरिस्ट आ सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोगों का मानना है कि प्रदेश में पहाड़, नदियां, झरने इतने खूबसूरत लोकेशन पर हैं, जहां के आसपास के इलाकों को अगर विकसित किया जाए
तो पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। बिल्कुल हैं, पहाड़ जो रिमोट एरियाज हैं, रूरल एरियाज, वहाँ पर अगर जो ये होम स्टे है, एडवेंचर टूरिज्म है, इसको अगर प्रमोट किया जाए तो काफी क्राउड आ सकता है। उसके लिए मतलब टूरिज्म को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, जरिया है। हर बार पीएम मोदी उत्तराखंड में आकर एक मैसेज दे जाते हैं और इस बार संदेश सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म के लिए था। सरकार तीर्थाटन और पर्यटन दोनों पर अलग अलग विजन से काम कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वक्फ बोर्ड भी अपनी जमीन देने को तैयार है। वक्फ बोर्ड के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं और हम लोगों ने भी माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया अगर हमारी प्रॉपर्टीज का भी उपयोग इस प्रोजेक्ट में उत्तराखंड को बढ़ाने में और ये जो डेस्टिनेशन वाली लाइन चल रही है इसमें हो सकेगा तो हम भी उसमें अपना पूरा सहयोग उत्तराखंड को बढ़ाने के लिए, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड भी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। साफ है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार को साफ मैसेज दिया है कि प्रदेश को विकास के लिहाज से आगे बढ़ाने के लिए टूरिज्म सेक्टर पर ही काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। हिमालयी क्षेत्रों में जड़ी बूटी समेत कई प्रजातियां हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयी वनस्पतियों की सैकड़ों प्रजातियों पर संकट आ गया है। अब जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान इन्हें बचाने के लिए रिसर्च कर रहा है। जलवायु परिवर्तन का अब सीधा असर हिमालयी वनस्पतियों पर भी पड़ने लगा है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया है कि 436 प्रजातियां संकट में हैं। अगर इन्हें जल्द ही नहीं बचाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये प्रजातियां हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी ही नहीं। जड़ी बूटी में तिमूर, टेक्साल, उतीस, जटामासी, कूट जैसी प्रजातियों पर अध्ययन में असर देखा जा रहा है। तो हिमालयन क्षेत्र में करीब 456 जो प्रजातियां हैं वो विभिन्न प्रकार के खतरों की कैटेगरी में आती हैं, जो थ्रेट स्टेटस होता है उसमें आ रही हैं। तो वो 456 प्रजातियां जो हिमालय में हैं वो उन पे काफ़ी खतरा है। वो या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से या ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वो घटती जा रही हैं। तो उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए हमारा जो संस्थान है काफ़ी काम कर रहा है। गंभीर अध्ययन के बाद संस्थान इन प्रजातियों को बचाने के लिए पौध बैंक बनाने में जुटा है। कालाबासा, कुरी समेत कई विदेशी प्रजातियों के असर से भी हिमालयी प्रजातियों पर असर पड़ा है। कि जो हमारी यहाँ की मूल प्रजातियां नहीं हैं, उनके ऊपर जो बाहर से आ गई जो प्रजातियां हैं उनका असर भी बहुत देखने को मिल रहा है। वो जो बाहर की जो विदेशी प्रजातियां हैं, मैं उनको बोलूँगा, वो हिमालयी इकोसिस्टम में आके और जो यहाँ का हमारा प्राकृतिक मूल जो फ्लोरा है, मूल वनस्पतिक प्रजातियां हैं, उनके प्राकृतिक अधिवासों को कैप्चर करके उनको वहां से हटा रही है। अब देखना होगा कि इस जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के सामने संस्थान क्या उपाय लाता है ताकि संकट में आई प्रजातियों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।